गुड इवनिंग सुरभि, रौनक, विपुल। गुड इवनिंग हर्षी, माधव। चलो, तो डिस्कशन चल रहा था इससे पहले। गुड इवनिंग भानु, अच्छी बात है। तरुण, दिव्यांशी, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आ गए हैं और आई थिंक कनेक्टेड है। एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल? चलो, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले होमवर्क की अगर हम बात करें, कल मैंने एक होमवर्क दिया था शीट में से, डायमेंशनल फॉर्मूले ड्राइव करके देखे हैं सभी ने? वेरी गुड। ओम ने डन किया है। चलो, और कोई है जिसने डन किया है? वेरी गुड, माधव, दिव्यांशी, तनिष्क, वेरी गुड, सुरभि, ठीक है, सारे कर लिए, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। हर्षी, वेरी गुड। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। इसी एंथुसियाज्म और इसी फोकस के साथ हमें हमारी फिजिक्स की जनरली हो या फिर कोई भी आईआईटी जेईई की जो बात की तैयारी करना है, तो इसी टाइप का फोकस की जरूरत है। जिस दिन जो होमवर्क मिलेगा उसी दिन अगर आप वो होमवर्क कर लोगे तो आप पर कोई बर्डन नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो ये ही फोकस और इसी तरीके की एनर्जी आपको बनाए रखनी है, ठीक है? तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ेंगे आज भी, लेकिन आई होप कि आज हम पुराना जो बैच है उसके बराबर आ जाए यूनिट एंड डायमेंशन में। तो आपको जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा तो आप पुराने बैच के साथ ही पढ़ेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिटिव माहौल आपको मिले, ठीक है, आगे के चैप्टर्स के लिए। लेकिन जो चैप्टर वेक्टर है, जो तुम्हारा अभी रह गया है, उसके लिए तुम्हें अलग से पढ़ाया जाएगा। तो वेक्टर्स के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना। These two chapters are very independent to each other. Okay, unit and dimension has no relation with the vectors. चलो, तो आगे बढ़ते हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन में ही हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी, ठीक। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। जैसे कि मैंने एक होमवर्क दिया था प्रीफिक्स, सभी को मिल गए थे प्रीफिक्स किताब में से? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो प्रीफिक्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा होमवर्क था, याद रखना है आपको सिंपल नाम। चलो, तो आज हम बात करेंगे कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स की हम बात करेंगे। और इसमें पहली जो, देखो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, जो आपको डेली लाइफ में यूज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रैक्टिकल यूनिट्स की, अगर हम बात करें तो एक ऐसी यूनिट्स जो किसी मेजरमेंट को शो करती हैं, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट, ठीक है। जैसे मीटर हुआ, तो मीटर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को शो नहीं करेगा, मीटर तो एक जनरल यूनिट है, ठीक है, जिसका कोई स्पेसिफिक कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिट्स होती हैं जो स्पेसिफिकली एक चीजों को दर्शाती हैं, यानी रिप्रेजेंट करती है। जैसे पहली यूनिट की अगर हम बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो यूनिट है जो ये बताती है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस between the center of the earth and the sun, and one astronomical unit that is equal to, तो ये आती है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर। ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द सेकंड यूनिट, एंड it is equal to the distance traveled by the light in vacuum
इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। तो अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। 1 लाइट ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं LY से। तो 1 लाइट ईयर दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू 1 ईयर। स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज 3 into 10 to the power 8। और 1 ईयर मतलब कितना सेकेंड्स? 365 डेज तो हो गए। और हर एक डे में 24 आवर्स, और हर आवर में 60 मिनट, और हर 60 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये आ जाता है 1 लाइट ईयर किसमें? मीटर में। दैट इज इक्वल टू 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। लिख लो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए मैं 5 सेकेंड। थर्ड यूनिट जो होती है वो होती है पारसेक। थर्ड यूनिट इज पारसेक, एंड 1 parsec it is equal to the radius of the circle having arc of length 1 AU subtending 1 second angle at the center. This is 1 parsec। इसका मतलब है कि एक अगर हम सर्कल बना रहे हैं और एक उसकी आर्क ले रहे हैं, तो ये आर्क यहां पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रही है। एंड ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इक्वल टू 1 पारसेक। तो अगर हम यहां से हम थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएं, तो ये जो रेडियस आ रही है दैट इज इक्वल टू 1 पारसेक। ठीक, तो ये कितनी आएगी? 3.1 into 10 to the power 16 मीटर। बाकी मैं कन्वर्जन नहीं बता रहा हूं, कन्वर्जन बहुत सिंपल सा है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड। फिर हम इसको मीटर में कर लेंगे, इसको आर में करेंगे, मतलब सेकेंड्स में करेंगे, सॉरी रेडियन में करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी अभी हमने पढ़ा था कितना होता है? 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। और अगर मैं 1 सेकेंड को रेडियन में करना चाहता हूं तो मैं जानता हूं रेडियन में कैसे करेंगे। चलो 1 सेकेंड को सभी लोग रेडियन में करके देखो जरा कितना आ गया है। वन सेकेंड बराबर रेडियन में कितना हो गया? 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट, और मिनट को करोगे तो 1/60 डिग्री। तो 1/60 इंटू 1/60, और डिग्री को रेडियन में करोगे तो π/180 रेडियन। तो ये बना। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड विपुल, वेरी गुड। छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलेंगी हमें यहाँ। नोट डाउन करो जल्दी से, टाइम 5 सेकेंड्स। सर हाँ सर, फिर आपने रेडियस की जगह 1 सेकंड क्यों लिया है? रेडियस की जगह तो ये 1 वो आना चाहिए ना। रेडियस की जगह आर आएगा और थीटा की जगह 1 सेकेंड आएगा, बिल्कुल सही है।
इसको सही कर लेना, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया पार्सेक। ठीक है, और ये याद रखना कि 1 पार्सेक दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, एंड 1 लाइट ईयर दैट इज इक्वल टू 6.3 into 10 to the power 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी जो पार्सेक होता है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, लाइट ईयर उससे छोटा और सबसे छोटा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सम अदर यूनिट्स जो आपको याद रखनी है टू लर्न, सम अदर यूनिट्स टू लर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 इंच, 1 इंच दैट इज इक्वल टू 2.5, नियरली 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 1 फुट दैट इज इक्वल टू 12 इंच। इसी तरीके से 1 यार्ड, 1 यार्ड आपको याद रखना है दैट इज 0.9144 मीटर। ठीक है, 1 माइल दैट इज नियरली इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सारी यूनिट जो थी वो लेंथ के लिए थी। ठीक है, अब लेंथ में भी बहुत बड़ी बड़ी लेंथ। ठीक, अब हम सब माइक्रोमीटर मेजरमेंट्स में अगर जाएं, छोटे मेजरमेंट्स में, माइक्रोमीटर मेजरमेंट्स में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना है पहला 1 माइक्रोमीटर, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। सेकंड जो आपको याद रखना है 1 नैनोमीटर, ये प्रीफिक्स में तुमने याद कर लिए होंगे, लेकिन ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं जिससे कि तुम ज्यादातर इन्हीं को याद रखोगे तो काम बन जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 फर्मी दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, FM 1 फर्मी मतलब 1 फर्मी मीटर दैट इज। ठीक है, और इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर दी मासेस, अब हम मासेस की अगर बात करें तो आपको याद रखना होगा 1 टन, 1 टन या फिर 1 मैट्रिक टन, दोनों ही नाम है इसके। और ये होता है 1000 किलोग्राम के बराबर। दूसरा 1 क्विंटल जो होता है 100 किलो के बराबर। जैसे गेहूं वगैरह आते हैं ना तो क्विंटल में आते हैं, ऐसे टन में भी मिलता है। कभी मंडी वगैरह जाओगे तो वहां पर इन्हीं शब्दों का यूज होता है, तो तुम एडुकेटेड तभी कहलाओगे जब तुम इन चीजों को समझ पाओ। इसलिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं ये सारी। और मैंने आपको बताया था 1 पाउंड, पाउंड, ठीक है, कितना हो गया 453 ग्राम। और एक होती है चंद्रशेखर लिमिट,
चंद्रशेखर लिमिट, इसको बोलते हैं CSL। दिस इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट of mass that is equal to 1.4 times of the mass of the sun। लिख लो जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड्स लिखने के लिए। याद रखना है आपको इन सब चीजों, ये डिफाइंड सिस्टम्स है, ये हमने नहीं बनाए हैं, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए हैं, तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमें सिर्फ इनको याद रखना होगा, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। ये थे मासेस के लिए, और अब हमें देखना होगा फॉर द टाइम। टाइम के लिए अगर हम बात करें तो जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है, पहला दैट इज सोलर डे। सोलर डे, सोलर डे क्या होता है ये तुम्हें पता भी होगा, पहले भी पता है और ये पढ़ा भी होगा तुमने साइंस में। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पैसेज, between the two successive passage of the sun across the meridian। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे मेरिडियन वगैरह। अभी फिलहाल के लिए वन सोलर डे की अगर हम बात करें तो ये कितने आवर्स के बराबर है? 24 सोलर आवर्स। वन सोलर डे। फिर आता है सेड्रियल डे। सेड्रियल डे क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पैसेज, between the two successive passage of the fixed star, across the meridian। and one sidereal day होता है 23 solar hours, 56 solar minutes। नोट डाउन करो जल्दी से, टाइम 10 सेकेंड्स। तो मैं यहां लिख लेता हूं थर्ड वाला। थर्ड इज सोलर ईयर। टाइम टेकन बाय द अर्थ around the sun for complete revolution, for the complete revolution। तो वन सोलर ईयर किसके बराबर हो गया? वन सोलर ईयर हो गया 365.25 एवरेज सोलर डेज के बराबर, या फिर 366.25 एवरेज सेड्रियल डेज के बराबर। नोट डाउन करो।
तो याद रखना सोलर डे बड़ा होता है सेड्रियल से। इसके बाद ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ की अगर हम बात करें तो क्या होता है, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अराउंड द अर्थ, दैट इज लूनर मंथ। और एक लूनर मंथ जो होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज 27.3 सोलर डेज। तो इसके बाद आती है शेक। स्मॉलेस्ट practical unit of time, smallest practical unit of time, and one shake that is equal to 10 to the power minus 8 second। ये शेक क्या होता है, एक एटम जिसमें ग्राउंड स्टेट होती है, एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन कुछ ही समय के बाद नीचे आ जाता है। तो ये जो नीचे आने वाला जो टाइम है, टाइम टू फॉल डाउन, ये है वन शेक। तो हालांकि ये चीजें तुम सीखोगे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए। ये एटम के अंदर की बातें हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने टाइम की भी प्रैक्टिकल यूनिट्स कुछ जान ली हमने, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जिनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि तुम साइंस स्टूडेंट्स हो, आर्ट वगैरह नहीं लिया है तुमने, तो बातें भी उसी तरीके की होनी चाहिए, लॉजिकल एंड विद प्रॉपर फैक्ट्स। हटा रहा हूं मैं अब लास्ट 5 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट बता दो या फिर लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट बता दो लेंथ की, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट बता दो मास की। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। अब हम सर लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट कितनी है? हाँ क्या हो गया बताओ। सर लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट कितनी होती है, टाइम कितनी होती है? किसकी लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट किसकी? टाइम। टाइम की लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, स्मॉलेस्ट है। ओके सर। अब फॉर मेजरिंग द मास इनटू अ वेरी स्मॉल स्केल, टू मेजरिंग द मास एट अ स्मॉल स्केल, कुछ एक दो यूनिट्स और है। एटॉमिक मास यूनिट, ये तुमने मोल्स पढ़ते वक्त भी पढ़ा होगा। एटॉमिक मास यूनिट जिसको एएमयू बोलते हैं, 1 एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। One electron mass, that is 9.01 into 10 to the power minus 31 kg। वन प्रोटॉन और ये 1 न्यूट्रॉन, लगभग जो मास होगा वो बराबर होगा
1.67 into 10 to the power minus 27 kg. लिख लो जल्दी से। याद रखना 1 न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ग्रेटर होता है 1 प्रोटॉन से, लेकिन नियरली हम इतना ही ले लेते हैं। तो काफी सारी यूनिट्स हो गई, बहुत है। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शंस पे आते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना सभी को आ गए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देयर आर 4 टाइप्स, नेक्स्ट हेडिंग डालना, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। देखो जरा ध्यान से, on the basis of dimensional formulae we divided the quantities to study easily in 4 categories. In 4 categories. पहली कैटेगरी है फर्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स मतलब वो कांस्टेंट्स जिनकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। मतलब जैसे तुमने जब फॉर्मूले ड्राइव किए होंगे तो ये फोर्स का जो फॉर्मूला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें ये जो G है, अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूं तो देखो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1m2। तो अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इन सभी का लिखना होगा, m1 का, m2 का। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2, लेंथ का ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय इसका भी m और इसका भी m। तो फाइनली क्या मिल रहा है, एक m से m गया, m माइनस 1 आ गया, l क्यूब बन जाएगा और t की पावर माइनस 2। ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, दोस कांस्टेंट्स which have some dimensional formula। उन कांस्टेंट्स को बोलते हैं हम डायमेंशनल कांस्टेंट। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and gravitational constant is a dimensional constant। नोट डाउन करो। टेन सेकेंड्स। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, अदर एग्जांपल्स, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम c से डिनोट करते हैं, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गैस कांस्टेंट जिसको तुम R बोलते हो,
वो ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशनल होती है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, उनको हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट बिल्कुल। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल लेस, मतलब डायमेंशन लेस। Dimensionless constants. So those constants which have no dimensional formula, ठीक है, ऐसे बहुत से होते हैं। कौन कौन से होंगे सोचो जरा। लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो मैथमेटिकल वैल्यूज, ठीक है, इन द फॉर्मूले लाइक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर। सो हेयर हाफ is a mathematical constant value which have no dimension, which have no dimensional formula. स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन डायमेंशनल लेस कांस्टेंट नहीं है। स्ट्रेन तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट्स की जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलर मीडियम के लिए बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सही बात है। देखो किसी का माइक ऑन है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो द प्योर नंबर्स इन द फॉर्मूले are dimensionless constants. डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स हो गए, तो डायमेंशन के साथ भी होते हैं कांस्टेंट, डायमेंशन लेस भी होते हैं। तीसरा डायमेंशनल वेरिएबल्स। देखते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। those quantities which are not fixed, but having dimensional formula. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एरिया, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स एटसेट्रा। ये एरिया कभी फिक्स होता है क्या? कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है क्या एरिया? नहीं। वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, ना स्पीड है ना फोर्स है। तो ये सब क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल्स है। बिल्कुल, इनकी क्या है? डायमेंशन भी है और ये वेरी करते हैं। तो दीज आर द डायमेंशनल वेरिएबल। मजा तो तब आएगा जब डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की बात करेंगे। ऐसे वेरिएबल्स जो डायमेंशन लेस हो। अभी अभी बात हुई थी हमारी ना, मोल। चलो हाँ बिल्कुल,
लेकिन मोल तो एक खुद में ही डायमेंशनल होता है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन की हम बात करेंगे तो देखो ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which are not fixed, but having dimensional formula, but having no dimensional formula. तो देखो मोल तो हम यहां नहीं कर सकते क्योंकि मोल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। लेकिन एग्जांपल्स की बात करें, स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, जिसको क्या लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, रिलेटिव डेंसिटी, वेरी गुड, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इन चीजों की कोई डायमेंशन नहीं है, ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है। रेशियोज बिल्कुल सही है, मैग्निफिकेशन, वेरी गुड, मैग्निफिकेशन। चलो तो लिख लो जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, मैं यहाँ रुकूंगा 5 सेकेंड्स, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, अगर नहीं है डाउट तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन या यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हेडिंग है नेक्स्ट, तो फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और अब जरा देखो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। क्या मैं वेलोसिटी में कभी फोर्स ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वेलोसिटी में फोर्स को माइनस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, वेलोसिटी को फोर्स से डिवाइड कर सकता हूं? कर सकता हूं। ये नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, पर ये डिफाइंड है। और वेलोसिटी इनटू फोर्स
ये भी डिफाइंड है, ये बात याद रखना। बिल्कुल दोनों चीजें डिफाइंड है, पर ये डिफाइंड नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर हम यहां से देखें तो जो कंक्लूजन बन रहा है वो ये है। तो देखो ये जो प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, it is obvious, it is obvious that the quantities should be of same nature, should be of same nature and same dimensional formulae. It is obvious that quantities should be of the same nature and the same dimensional formula can be added or subtracted. लिखो जरा इस चीज को। वेलोसिटी में फोर्स ऐड नहीं हो सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन दो फिजिकल क्वांटिटी जो अलग अलग हैं उनका डिवीजन भी पॉसिबल होता है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होता है, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो अब जरा देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हम लिख रहे थे, इसको लिखने के बाद अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो स्टेटमेंट आता है, जरा देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, only the formula is correct in which only the formula is correct in which the dimension of various terms, the dimension of various terms, the dimension of the various terms on one side of the relation, on the one side of the relation are equal to the respective dimension, are equal to the respective dimension of these terms on the other side, on the other side of the relation, ये कहो कि only the equation, कौन सी इक्वेशन? डायमेंशनल इक्वेशन। According to this principle, only the dimensional equation is correct in which the dimension of various terms on one side of the relation are equal to the respective dimension of these terms on the other side of the relation. इसका क्या मतलब हुआ अभी देखते हैं, पहले इसको लिख लो। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर।
देखो जरा, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव अ इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, x इक्वल्स टू y प्लस जेड या x इक्वल्स टू y माइनस जेड. ठीक, अगर हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x should be equal to the dimensional formula of y should be equal to dimensional formula of z. ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी. ठीक है, तो ये जो चीज है कि डायमेंशनल फॉर्मूला सबके सेम होने चाहिए, तभी हम दो क्वांटिटीज को इन दोनों को बराबर करके, मतलब इन दोनों को ऐड करके किसके बराबर कर सकते हैं, x के. तो ये हो गया हमारा LHS और ये हो गए RHS. तो इसका मतलब ये हुआ कि RHS में जितने भी टर्म्स हैं, RHS में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा. और किसके बराबर होगा, LHS के. इसी तरीके से यहां पर भी RHS में जितने भी टर्म्स हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हैं, उन दोनों की डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगी. और किसके बराबर होगी, LHS के. तभी फॉर द वैलिडिटी और द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन अगर ऐसा नहीं होता तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को आप ऐड नहीं कर सकते. इसका फॉर्मूला अलग है और इसका फॉर्मूला अलग है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते. क्लियर. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि अगर कोई डायमेंशनल इक्वेशन सही है, अगर वो डायमेंशनली सही है, देन हम कह सकते हैं कि वो सही है, अदरवाइज वो सही नहीं होगी. अब जरा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. पहले इसको नोट कर लो. चलो, सभी लोग लिख पा रहे हैं, हम सब भेजो. समझ में आ रहा है सभी को? चलो, वेरी गुड. ठीक, तो अब जरा देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल the equation the equation may be correct. The equation may be correct if it is या ऐसा बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. If the equation is correct, it must follow the principle of homogeneity. If the equation is correct, it must follow the principle of homogeneity for dimensional correctness. ये बात याद रखना. लेकिन but the following but if the equation which is satisfying if the equation which is satisfying the principle of homogeneity it may or may not be correct. It may or may not be correct. It means satisfying
It means the satisfying principle of homogeneity is only is necessary but not sufficient condition for the correctness of the equation. अभी हम समझेंगे इस चीज को. पहले ये चीज लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर हम बात करें तो ये नेसेसरी तो है पर सफिशिएंट नहीं है. अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है तो वो सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता. इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो तो करना चाहिए सही होने के लिए, लेकिन अगर वो फॉलो कर रहा है उसके बावजूद भी वो पक्का नहीं है कि वो सही है या गलत. अभी देखेंगे हम कुछ एग्जांपल से. पहले इसको लिख लो. Last 5 seconds. तो देखो एग्जांपल. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फेमस एग्जांपल है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s क्या है? लेंथ है. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. s क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. टाइम t. a क्या है? एक्सेलरेशन. तो ये हम जानते हैं कि दिस इज करेक्ट फॉर्म. ये करेक्ट है. ठीक है. तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएं so for the correctness it must follow the principle of homogeneity. So the dimension of s should be equal to dimension of ut and that should be dimension of half at square. ठीक है. तो डायमेंशन लेंथ की lt minus 1 into t एंड हाफ की कोई डायमेंशन होती नहीं है. ये मैंने पहले भी बताया. दिस इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट. सर हमें सेकंड में lt minus 1 t लिख रखा है. क्या हो गया? तो सेकंड ut के नीचे सर आपने सही गलत लिख रखा है शायद से. u की क्या हो गई? lt minus 1 और t की क्या हो गई? जरा ध्यान से देखो. और a की क्या हो जाएगी? lt minus 2 और ये हो जाएगी t स्क्वायर. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी l बन गया, यहां पर भी l बनेगा और यहां पर भी l बनेगा. यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है. बिल्कुल सही है. तो देखो इक्वेशन 1 बिल्कुल सही है. अब अगर मैं चलो सेकंड फॉर्म ले लेते हैं. सपोज s इक्वल टू ut प्लस 2at स्क्वायर ले लेता हूं. s इक्वल टू ut प्लस 2at स्क्वायर. सो अगर हम यहां देखें, इफ वी अज्यूम दैट इट इज करेक्ट, ठीक है. it also following it must follow
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ठीक है, डायमेंशन ऑफ एस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यूटी एंड डायमेंशन ऑफ 280 स्क्वायर बराबर आने चाहिए। आ रहा है भाई, ये भी एल के बराबर, ये भी एल के बराबर और ये भी एल के बराबर, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या ये सही है? but we know that only first is correct, only first is correct। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इनकरेक्ट इक्वेशन भी फॉलो कर सकती है, डायमेंशन सेम आ सकती हैं, पर जरूरी है क्या वो हमेशा सही हो? ये इक्वेशन हम जानते हैं कि दिस इज नॉट अ करेक्ट इक्वेशन। यहाँ 2 थोड़ी आता है, यहाँ हाफ आता है। तो हम जानते हैं कि भाई ये वाली इक्वेशन सही है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो दोनों ही फॉलो कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको ये नहीं बता सकती कि एग्जैक्ट कौन सी सही है। हाँ, लेकिन ये जरूर बताना होगा कि अगर ये इक्वेशन सही है, अगर ये इक्वेशन सही है तो इसको तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करनी ही करनी हो। लेकिन अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन सही ही हो, जैसा कि इस केस में हुआ। इस केस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो तो हो रहा है, पर क्या ये इक्वेशन सही है? ये इक्वेशन सही नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो दैट इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। नेसेसरी तो होता है कि भाई अगर कोई इक्वेशन सही है तो इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो तो करेगी, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रही है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो इक्वेशन सही होगी या गलत होगी। वो डिपेंड करेगा उसके कॉन्स्टेंट्स की वजह से कि भाई यहाँ कॉन्स्टेंट हाफ आ रहा था, यहाँ कॉन्स्टेंट हमने 2 ले लिया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल एनालिसिस किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है? कॉन्स्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, जिनके कारण हम इक्वेशन को गलत या सही बोल सकते हैं। तो जरा नोट करो इसको। सर हम इक्वेशन से पता कैसे लगाएंगे? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की कौन सी सही है कौन सी गलत है? तो पॉसिबल है ऐसे? नहीं नहीं है बता पॉसिबल। ही नहीं सकते, ओके सर। लेकिन ये जरूर बोल सकते कि अगर कोई इक्वेशन सही है, अगर कोई इक्वेशन सही है तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हम limitation of the dimensional analysis, as we seen above, incorrect form of second equation of motion is also satisfying the principle of homogeneity, but we know that it is wrong. So the dimensional analysis to detect whether the equation is right or wrong is not useful to make sure about the correctness of the equation, about the correctness of the
equation because it doesn't give any information about the constants used in equation, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट्स के बारे में जानकारी नहीं देता। कौन? डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट्स के बारे में बताता ही नहीं है कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आना चाहिए या s इक्वल टू यूटी प्लस 2at स्क्वायर आना चाहिए या फिर s इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर आना चाहिए। डायमेंशनल सभी की सेम आएगी। डायमेंशन सबकी सेम ही आ रही है, पर हम जानते हैं ये दोनों गलत हैं और ये सही है। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा? इन कांस्टेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नोट डाउन कर लो। तो दैट इज अ लिमिटेशन, फेलियर है यहां पर। बताओ जरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, पहला s इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर। दूसरा b इज इक्वल टू s बाई टी प्लस 80। तीसरा प्रेशर इज इक्वल टू h रो जी। चलो मैं पूरा लिख देता हूं। प्रेशर इक्वल टू h रो जी प्लस ma अपॉन एरिया। तो देखो यहां पर s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t इज टाइम और a क्या है? एक्सेलरेशन। सेम टू सेम। यहां पर v क्या है? वेलोसिटी। और बाकी सारी चीजें सेम। यहां पर p है प्रेशर, h है हाइट, रो है डेंसिटी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m है मास और a है एक्सेलरेशन। अब एक और दे रहा हूं, E इज इक्वल टू चलो ठीक है, इतना ही काफी। बताओ जल्दी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब समझ रहे हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कौन कौन सी इक्वेशंस फॉलो कर रही हैं।
हाइट के नीचे क्या लिखा है सर ये? 1 2 दोनों फॉलोइंग कर रही है, ये फॉलो नहीं कर रही है। अच्छा, पहले वाले के लिए देखते हैं। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी क्या है डायमेंशन L, इसकी भी डायमेंशन L, इसकी भी L, तो ये तो फॉलो कर रही है। इट फॉलोज सेकंड v इज इक्वल टू s बाई टी प्लस ए टी, तो वेलोसिटी की डायमेंशनल एल टी माइनस वन, इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन। देखो जरा, मैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के लिए क्या यूज कर रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s बाई टी एंड दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at। तो जरा देखो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया एल टी माइनस वन, ये भी कितना हो गया एल टी माइनस वन, और ये भी कितना हो गया एल टी माइनस वन। इट ऑल्सो फॉलोइंग, फॉलोज, 1 और 2 दोनों फॉलो कर रहा है। तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरा, प्रेशर इक्वल टू एच रो जी प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एरिया। ए क्या है, एरिया है, ए है एरिया, कैपिटल ए। चलो बताओ तीसरा फॉलो कर रहा है या नहीं। ओम, माइक ऑन करो ओम। यस सर। क्यों नहीं कर रहा है ये? सर सर ए आ गया सर नीचे सर। तो एरिया आ गया तो क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स होता है, सर तो वो फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर होता ही होता है। तो ग्रेविटी से सर। अरे जरा देखो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो यहां पर ये सारी चीजों के डायमेंशनल जो होंगे वो सेम होने चाहिए फॉर दी कंसिस्टेंसी, फॉर दी कंसिस्टेंसी। तो अगर हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया से, और फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है mlt माइनस टू, और एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा m l माइनस वन टी माइनस टू। जैसे फॉलोइंग सर मेरे को लगा सर वो एस की जगह डी दिखाई दे रहा था सर। सर डी दिखाई दे एस दिखाई दे रहा है सर वो। चलो ठीक है, और एच रो जी का अगर डायमेंशन निकालना है तो देखो एच रो जी, तो एच क्या है लेंथ है, रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी कैसे लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, जी क्या है एक्सेलरेशन जिसका होता है एल टी माइनस टू। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर से एक एल है तो एल माइनस वन, और ये क्या मिलेगा टी माइनस टू। बिल्कुल, और मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एरिया, मास इंटू एक्सेलरेशन तो क्या हो गया फोर्स, और डिवाइड बाई एरिया, तो ये तो वैसे ही आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यानी तीसरी भी क्या कर रही है फॉलो कर रही है। थर्ड, इट इज ऑल्सो फॉलोइंग, इट फॉलोज। पर मुझे ये बताओ क्या ये सेकंड इक्वेशन सही है, सेकंड इक्वेशन सही, फर्स्ट भी सही है क्या नहीं है, या थर्ड भी सही है क्या नहीं है, तीनों इक्वेशंस गलत हैं लेकिन डायमेंशनल सही है। तो हमने क्या चेक किया, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक की है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। तो जरा देखो ध्यान से,
all three are following डायमेंशनल करेक्टनेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, but we can't sure that these equations are correct or not. ये बात याद रखना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है डाउट तो नो डाउट करके लिखो जरा, मुझे समझ में आए जिससे। दिशिता को क्लियर है, रौनक, दिव्यांशी, 3 लोग आ चुके हैं, 4 5, तनिष्क, विपुल, हर्ष, माधव, 9-10 लोगों के कमेंट आ रहे हैं। सुरभि, तरुण, थोड़ा जल्दी, भानु, ओम, 14-15 लोगों के कमेंट आए हैं अभी तक। मुनमुन का भी आ गया, मोहिनेश का भी आ गया। चलो ठीक है, तो आई थिंक ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में पढ़ने के बाद भी अगर कोई दिक्कत लगे तो वो ग्रुप पर या फिर अगली क्लास शुरू होने से पहले पूछ सकता है। लेकिन यहाँ तक फर्स्ट वाले बैच का और आपके वाले बैच का दोनों का सेम यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका है, तो अब आप भी उनके बराबर आ गए हो। ठीक, तो अब जब रेस होगी या फिर कंपटीशन होगा तो अब आपको मजा आने वाला है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे एक साथ आंसर दें। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ी हैं उनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करो। डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने बहुत जरूरी है, ठीक है, आने चाहिए। चलो अब जरा देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट आज की क्लास के लिए लास्ट चीज। Excuse me, sir. Excuse, sir. हाँ बताओ। प्रेम here, sir. हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जरा गुड इवनिंग सर, 1 मिनट जरा बात कर लूं बच्चों से मैं। हाँ सर। तो सर पहले ये इक्वल हो गया क्या इनका फर्स्ट हाँ बैच सर, यूनिट equal हो डायमेंशन के? हाँ इक्वल आ गया। अभी आप लोग सभी को बेटा ये इन्फॉर्म करना था कि अभी इस वीक से और कमिंग कुछ दिन तक आने वाले, आप मान लीजिए इस वीक पूरा और नेक्स्ट वीक के कुछ दिन और, आप लोगों को 6 डेज अ वीक क्लास लगेगी आपकी। और 6 डेज अ वीक का मतलब ये है कि 6 दिन आपकी क्लास लगेगी। हमारा टारगेट ये है कि आपको हम उनकी 3 दिन क्लास हो रही है, लेकिन आपको आने वाले 6-7 दिन हम लोग 6 दोनों क्लास लगा के और 6 दिन क्लास लगा के आपको फर्स्ट बैच के इक्वल ले आए, जिससे कि इन फ्यूचर जितने भी टेस्ट हों वो सभी बच्चों के बराबर लेवल पर हो सके। बाकी आपकी कुछ जैसे आज आपकी डे है, लेकिन कल भी आपका एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। मैं कल का क्लास अभी बता दूं कि 3:30 से 4:50 आपका जेके सर का क्लास रहेगा, जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज जेके सर करा रहे हैं उसका पोर्शन कराएंगे। और सेकंड क्लास आपकी होगी बैच 1 के साथ में कंबाइंड। बैच 1 के साथ में कंबाइंड क्या होगा मैं बता देता हूँ। जितना यूनिट एंड डायमेंशन आज एचजे सर ने कराया है उतना ही बैच 1 में सर करा दिया ना, उतना ही। हाँ सर, दोनों बराबर है। तो उसके आगे का बैच 1 के साथ में कंटिन्यू करेंगे। और आपका जो अगला दिन होगा, इट मींस परसों जो आपका डे है, उसमें एचजे सर फिर वेक्टर कराएंगे, जो वेक्टर आपका एक लेक्चर के बाद उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है सर, इसी तरह से रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर एक बार आपको ब्रीफ कर देना, मैंने बता दिया है। और इसी तरह से मैथमेटिक्स में कल आपकी जेके सर एक क्लास लेने के बाद में आप लोगों को जितनी मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज कराई गई है जेके सर ने, मॉडुलस इनइक्वालिटीज से एसएस सर ने करा रहे हैं। एक लेक्चर आपको एक्स्ट्रा एसएस सर का और कराया जाएगा, जिससे बैच 1 में आप लोग उनके साथ में कंबाइंड हो जाएंगे। तो मैथ में और फिजिक्स में आप लोग पोर्शनली साथ साथ चलेंगे। केमिस्ट्री में मोल में आगे पीछे है, आपके ज्यादा लेक्चर लगा के उनके बराबर लिया जाएगा। और जब न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ एटॉमिक, तो आप बैच 1 के साथ में ही एटॉमिक स्टार्ट करें। ठीक है बेटा? ठीक है सर, बस यही इन्फॉर्म करना था।
सर एक बार आप होमवर्क और आईपीएन के लिए अगर कुछ इनको दें तो वो जरूर आप देख लीजिएगा कि 5 बच्चे या 7 बच्चे कोई डिसाइड। बिल्कुल सर। तो चलो मैं अब 5 बच्चे चुन रहा हूं, ठीक है, जिन्होंने डायमेंशनल फॉर्मूले अपनी कॉपी पर ड्राइव कर रखे हैं, वो मुझे भेजेंगे। उनके मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, जरा नाम नोट कर लें वो खुद। तो पहले है दिशिता गोयल, सेकंड हर्ष कुमार सिंह, थर्ड मोहिनेश, फोर्थ मुनमुन, एंड फिफ्थ वन माधव। ये नाम है फॉर दी होमवर्क। आप मुझे सबमिट करेंगे टिल 10 PM। फिजिक्स का होमवर्क आप सबमिट करने वाले हो, डायमेंशनल फॉर्मूले जो आपने ड्राइव कर रखे हैं। वो ये ना सर जो 62 लिखे हुए हैं शीट पर। नाम नोट कर लो, टिल 10 PM टुडे, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। सर ये सब वही है ना जो 62 शीट पर लिखे हुए हैं। क्या हो गया? जो 62 है शीट पर है जो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑन दी शीट। और जैसा कि प्रेम सर ने बताया, कल आपकी क्लास जो रहेगी, ठीक है, जेके सर इनइक्वालिटीज करा ही रहे, साथ में हम जो पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, वो फर्स्ट बैच के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन वेक्टर भी आपका चलेगा। तो देखो एक आध हफ्ते की बात है जिसमें आपको लगातार क्लासेस करनी होगी। तो वेक्टर भी आपका एक बार अगर कंप्लीट हो गया तो सिर्फ आपको जो क्लास करनी होगी वो साथ वालों के साथ ही करनी होगी, मतलब एक ही क्लास करनी होगी। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा ही दिन है जिसमें थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े, क्योंकि 2 चैप्टर्स एक साथ कवर करोगे, लेकिन करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि ये जो चीज होगी ये आपको एक्चुअल में एक हैबिट डालेगी पढ़ने की। और थोड़ा सा प्रेशर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियंस की मेंटेलिटी होती है जब तक उन पर प्रेशर नहीं आता उनका दिमाग चलता नहीं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वेक्टर्स और डायमेंशन हो सकता है तुम लोगों का एक साथ खत्म हो, तो फिर जब टेस्ट होगा तो तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर दोनों तुम्हारे दिमाग में तैयार होने, ठीक। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसको तुम्हें ग्रैब करना है, प्रूव करना है अपने आप को। क्लियर? चलो, तो आज क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ये नोट कर लो, जितने लोगों के नाम हैं वो मुझे आज रात के 10 बजे तक व्हाट्सएप करके। आपका नंबर क्या है सर व्हाट्सएप पे? हाँ ग्रुप पर है। नहीं सर, उसमें सिर्फ नंबर लिखे आते हैं, किसी का नाम नहीं लिखा आता। टाइमिंग्स करेंगे सर कल क्लासेस की? क्या हो गया? सर टाइमिंग्स करेंगे सर कल की क्लासेस की? टाइमिंग तुम्हें ग्रुप पर बता दी जाएंगी, ठीक है, टेंशन मत लो उस चीज की। ओके सर।